यह है प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 जो निकाला गया है उन्हीं का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए आज के वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। और प्रत्येक दिन हम सिर्फ जीके जीएस के प्रश्न को ही देखते हैं। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रश्न में दिक्कत हो तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम के संपादक थे। क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम के संपादक कौन थे? तो यह थे मैडम भिकाजी कामा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैडम भिकाजी कामा पेरिस से जो है, पेरिस से कहाँ से? तो पेरिस से 1909 ईस्वी में। कब? 1909 ईस्वी में वंदे मातरम समाचार पत्र निकाले थे। इसके बाद मैडम भिकाजी कामा को जो है भारतीय क्रांतिकारी की मां भी कहा जाता है। और मैडम भिकाजी कामा ने ही 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में विदेशी धरती पर झंडा फहराए थे। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके कार्यकाल में क्रियान्वित किया गया? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके काल में क्रियान्वित किया गया? तो यह किसके काल में किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के काल में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब लाया गया था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम या एक्ट कब लाया गया था? तो 1856 ईस्वी में। कब लाया गया था? 1856 ईस्वी में। और किसके प्रयास से लाया गया था? तो यह ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयास से लाया गया था। लॉर्ड कैनिंग जो थे यह भारत के प्रथम वायसराय थे। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया? त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और त्रिपुरी संकट जो है, त्रिपुरी संकट यह कब हुआ था? त्रिपुरी संकट तो 1939 ईस्वी में। त्रिपुरी संकट कब आया था? तो 1939 ईस्वी में। त्रिपुरी जो है यह मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में पड़ता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1854 ईस्वी की वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था। तो इसका लक्ष्य क्या था? तो भारत में भारत में पाश्चात्य भाषा, शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देना 1854 की वुड डिस्पैच या विज्ञप्ति का प्रमुख लक्ष्य था। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वुड डिस्पैच के द्वारा उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो, लेकिन देसी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। किसके माध्यम से कहा गया था? तो वुड डिस्पैच के माध्यम में यह कहा गया था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि सैमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुई थी? यानी जब सैमन कमीशन आया था तो इसका बहिष्कार क्यों किया गया? क्योंकि सैमन कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1911 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय भारत का वायसराय जो था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को राजा जॉर्ज पंचम ने राजधानी परिवर्तन करने की घोषणा की। यानी इसी ने कहा था कि कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थापित की जाए, यानी स्थानांतरित की जाए। तो दिल्ली जो है फाइनली 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी बनी थी। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली? यानी गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे तो इन्हें प्रसिद्धि कब मिली थी? तो चंपारण सत्याग्रह में इसे प्रसिद्धि मिली, या इसके कारण इसे प्रसिद्धि मिली थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह जो था भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? यानी इनमें से कौन सा एक गलत है? तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किए थे? प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था। और आत्मीय सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं, आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा 1815 ईस्वी में की गई। और भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा ही किया गया। कब किया गया? तो 1866 ईस्वी में।
1866 ईस्वी में। तो इसमें गलत पूछा था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका आरंभ मेरठ में सैन्य विद्रोह से हुआ और शीघ्र ही व्यापक स्तर पर फैलकर ब्रिटिश शासन के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में परिलक्षित हुआ, यानी उभर कर सामने आया। तो मेरठ से कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी। तो इसका राइट आंसर चलिए ऑप्शन में देखते हैं क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय विद्रोह, जो कब शुरू हुआ था? तो 1857 ईस्वी में ही। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। और 1857 ईस्वी से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे इसके विचार 1857 ईस्वी को जो है डिज़रायली ने कहा था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। टी.आर. होम्स ने क्या कहा था कि 1857 का विद्रोह जो है यह सभ्यता एवं बर्बरता के बीच युद्ध था। और बी.डी. सावरकर ने कहा था 1857 के विद्रोह में, क्या कहा था 1857 के विद्रोह के बारे में? तो यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहा था? तो बी.डी. सावरकर ने कहा था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किसने नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करने हेतु भारतीय नटाल कांग्रेस की स्थापना की? भारतीय नटाल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। कब की थी? तो 1894 ईस्वी में। कब की थी? 1894 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत नहीं है? गांधीवादी सिद्धांत है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है? तो ग्राम पंचायत का गठन करना, यह गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। और ग्राम पंचायत का गठन कितना अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद यह 40 में है। अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायत के गठन के बारे में चर्चा है। और अनुच्छेद 44 में जो है समान सिविल संहिता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? तो यह कितना अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 23 में कहा गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 23 में जो है मानव व्यापार एवं बेगार बलाश्रम पर रोक लगाया गया है, यानी इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। अनुच्छेद 23 जो है यह अधिकार जो है, अनुच्छेद 23 का अधिकार यह नागरिक एवं गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान यानी अनुसूचित जाति और जनजाति आदेश विधेयक जो है 2022 ने उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में डैश समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी है। तो किस समुदाय को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोंड समुदाय को। ऑप्शन नंबर बी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोंड समुदाय को। गोंड जनजाति जो है यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति। और भारत की सबसे बड़ी आबादी जो है यह भील जनजाति की है। भारत में सबसे बड़ी आबादी किस जनजाति की है? तो भील जनजाति की है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक ही बार मुकदमा न चलाया जाए और न उसे दंडित किया जाए। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है कि जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा न चलाया जाए। यानी एक अपराध क्या है? तो उसे एक ही सज़ा मिलनी चाहिए, न कि एक से अधिक। यही बताया गया है कि यह किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 के 2 में कहा गया है। अनुच्छेद 20 के 2 में कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 20 का 2 जो है मूल अधिकार में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। अनुच्छेद 20 का 2 जो है इसे मूल अधिकार के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम 2022 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम 2022 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और हरियाणा के बारे में जो है, हरियाणा जो है 100% विद्युतीकृत यानी विद्युत से चलने वाला रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बना है हरियाणा। 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा है। और ये जो है पंजाब चलने का अधिकार किस राज्य ने लागू किया? तो पंजाब राज्य ने सर्वप्रथम लागू किया। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि हिमनद प्रवाह द्वारा उत्कीर्ण की गई पहाड़ियों की एक अंडाकार की श्रृंखला का नाम बताइए। तो हिमनद द्वारा
हिमनद प्रवाह द्वारा उत्कीर्ण की गई पहाड़ियों की एक अंडाकार श्रृंखला जो होती है वह क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा ड्रमलिन्स। ड्रमलिन्स के जैसे ही अंडाकार की श्रृंखला होती है, अंडाकार आकार का होता है ड्रमलिन्स। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना के बारे में। और फर्स्ट चरण में जो है जब बीपीएससी का फर्स्ट का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें पूछा गया था कि भारत में महिला साक्षरता दर कितनी थी? महिला साक्षरता दर या कुछ और पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार, लेकिन प्रश्न जो था वह जनगणना से ही था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो 74.04% है 2011 की जनगणना के अनुसार, जिसमें पुरुष साक्षरता दर जो है 82.14 है। 82.14% पुरुष साक्षरता दर है और महिला साक्षरता दर जो है वह 65.46% है। 65.46% है। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर भारत में किस राज्य का है? तो वह केरल राज्य का है, उसके बाद मिजोरम का है, उसके बाद गोवा का है। और न्यूनतम साक्षरता दर की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर न्यूनतम यानी नीचे से जो आता है वह बिहार आता है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश आता है और उसके बाद कौन आता है? राजस्थान आता है। और ये भारत की जनगणना नहीं बल्कि बिहार की जनगणना से पूछा गया था प्रश्न। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि आबनूस, महोगनी और शीशम के पेड़ किस प्रकार के जंगल का हिस्सा है? तो यह किस प्रकार के जंगल का हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का ये सब वृक्ष है। कौन सा? आबनूस है, महोगनी है, शीशम है। इसके बाद और भी है, जैसे क्या है? तो रोजवुड है, एनी है, आबनूस है, आर्किड है। सिनकोना का पेड़ जो होता है यह भी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है और रोजवुड का पेड़ भी जो है यह भी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में ही पाया जाता है। और अंडमान निकोबार जो है, अंडमान निकोबार, इसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियों का घर कहा जाता है, अंडमान निकोबार को। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है तमिलनाडु है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। और भारत में जो है तमिलनाडु का नवेली क्षेत्र, पश्चिमी राजस्थान के कुछ क्षेत्र और केरल, गुजरात, जम्मू कश्मीर आदि राज्यों में जो है लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। लिग्नाइट कोयले का रंग जो होता है वह भूरे रंग का होता है, इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य कुल्ल के नाम से जाने जाने वाली पारंपरिक नहर सिंचाई पद्धति के लिए प्रख्यात है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। ये जो कुल्ल क्या है? तो कुल्ल क्या है? तो पारंपरिक नहर सिंचाई पद्धति है। और यह कुल्ल की देखरेख जो किया जाता था, कुल्ल की देखरेख किसके द्वारा किया जाता था? तो ग्रामीण के द्वारा 2 अथवा 3 लोग को इस पर रखे जाते थे और इसकी जो वेतन जो है वह गांव वाले देते थे। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है। बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादक जो होता है वह पूर्णिया जिला में होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन कहाँ पे होता है? सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में होता है और बिहार में जो है वह पूर्णिया में होता है। जूट का उत्पादन करने वाला दूसरा राज्य जो है वह बिहार ही है। जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन जो किया था वह श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबेर ने दोनों ने मिलकर किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 1929 ईस्वी में जो है स्वामी सहजानंद ने, किसने? 1929 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की और इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। कौन? सहजानंद सरस्वती। और 1936 ईस्वी में सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में ही अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किसकी सहायता से रैंप योजना को एमएसएमई के बेहतर प्रदर्शन को बेहतर बनाने हेतु शुरू किया गया है? क्वेश्चन था कि हाल ही में किसकी सहायता से रैंप योजना को एमएसएमई के प्रदर्शन को बेहतर बनाने हेतु शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विश्व बैंक का जो है मुख्यालय कहाँ है? तो वह वाशिंगटन डीसी में है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार
आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2006-07। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बिहार जो है देश में आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत करने वाला पहला राज्य है। बिहार देश में आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत करने वाला पहला राज्य है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? बिहार में कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वह बांकीपुर पटना में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बांकीपुर पटना में हुआ था। कब हुआ था? 1912 ईस्वी में। और इसकी अध्यक्षता जो किए थे वह RN मधुलकर ने किया था। किसने किया था? RN मधुलकर ने किया था बिहार के पहले कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता। और बिहार में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो हुआ था वह कहाँ पे हुआ था? गया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गया में हुआ था। और बिहार कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। और गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो CR दास ने किया था। गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? CR दास ने किया था। एक मिनट। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि मई 2024 में वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण जी एस्टेट के पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, संजय कुमार मिश्रा को। किसे? तो संजय कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के पहले खगोल पर्यटन अभियान की घोषणा किस राज्य में किया गया है? भारत के पहले खगोल पर्यटन अभियान की घोषणा किस राज्य में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से किसी राज्य में भी नहीं, बल्कि कहाँ किया गया है? तो उत्तराखंड राज्य में किया गया है। कहाँ किया गया है? उत्तराखंड राज्य में किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जाता है वह 3 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 3 मई। 1 मई को जो है मजदूर दिवस मनाया जाता है। 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मजदूर दिवस मनाया जाता है। और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट जो 2024 में आया तो सिर्फ पर कौन सा देश रहा? तो सिर्फ पर नॉर्वे देश रहा। और भारत की इसमें स्थान क्या था? तो भारत का स्थान जो था वह 159वां था। भारत का स्थान क्या था? तो 159वां था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान अधिनियम ने UPI जैसी त्वरित भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए साझेदारी की है? हाल ही में किस देश में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने UPI जैसी त्वरित भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए साझेदारी की है? तो किस देश में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नामीबिया में। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा नामीबिया में। नामीबिया जो है यह दक्षिण अफ्रीका का देश है। नामीबिया दक्षिण अफ्रीका का देश है। नामीबिया की राजधानी कहाँ है? तो विंडहॉक है। नामीबिया की राजधानी विंडहॉक है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पहली ई-स्पोर्ट अकादमी कहाँ खोली गई है? भारत की पहली ई-स्पोर्ट अकादमी कहाँ खोली गई है? तो मध्य प्रदेश में खोली गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और खेल से ही संबंधित है, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में है। कहाँ पे है? मणिपुर में है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है? निम्न में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है? तो प्रोथेलस जो है यह कीटभक्षी पौधा नहीं है, बल्कि घटपर्णी, संड्यू ये सब जो है यह कीटभक्षी पौधा है। कीटभक्षी पौधे के अंतर्गत पीचर प्लांट भी आता है, ड्रोसेरा भी होता है, डायोनिया भी आता है और सेरोसेनिया भी आता है, यूट्रिकुलेरिया भी आता है। ये सब जो पौधे का नाम बताए ये सब कौन सा पौधा है? तो कीटभक्षी पौधा है। प्रोथेलस जो होता है यह टेरोफाइट में देखा जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेगिस्तानी पेड़ है? रेगिस्तानी पेड़ के बारे में आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। तार जो है यह रेगिस्तानी पेड़ है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। रेगिस्तानी पेड़ के अंतर्गत खैर आते हैं, मलास आते हैं, खेर आते हैं, पलास आते हैं, मदार आते हैं। इसके बाद अमलतास भी आते हैं। अमलतास काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अमलतास आते हैं, कैक्टस आते हैं, खजरी के वृक्ष आते हैं, झरबेला आते हैं और राम बबूल आते हैं। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला
अजैविक प्रदूषक कौन सा है? अजैविक प्रदूषक जो है यह आर्सेनिक है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा आर्सेनिक। ब्लू फुट नामक जो रोग होता है वह आर्सेनिक के अधिकता से ही होता है, ब्लू फुट नामक रोग। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है? और यह क्वेश्चन बीपीएससी 3.0 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। एक से अधिक इसमें जो है तीनों जो है यह क्या है? तो प्राथमिक प्रदूषक है। प्राथमिक प्रदूषक जो होते हैं प्रकृति में अपने मूल स्वरूप में रहकर ही प्रदूषण फैलाते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, इसके बाद एसपीएम हो गया, इसके बाद NO2 हो गया, उसके बाद CH4 यानी मीथेन हो गया। ये सब क्या है? तो ये सब प्राथमिक प्रदूषक है। द्वितीय प्रदूषक क्या होते हैं? तो द्वितीय प्रदूषक प्राथमिक प्रदूषकों के अंतःक्रिया द्वारा निर्मित होता है। प्राथमिक प्रदूषकों के अंतःक्रिया द्वारा निर्मित होता है द्वितीय प्रदूषक। द्वितीय प्रदूषक के अंतर्गत पेन आता है, NH3 आता है, NH3 आता है, इसके बाद ओजोन आता है। इसके बाद क्या आता है? ओजोन आता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था एग्जाम की दृष्टि से। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन है? जैविक ऊर्जा का जो अंतिम स्रोत होता है वह सौर ऊर्जा होता है। जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत सौर ऊर्जा होता है। ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। सूर्य में जो ऊर्जा होता है वह नाभिकीय संलयन विधि द्वारा निर्माण होता है। नाभिकीय संलयन विधि द्वारा सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि वायुयानों में किसका प्रयोग वायुशोधक के रूप में किया जाता है? वायुयानों में किसका प्रयोग वायुशोधक के रूप में किया जाता है? तो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का। इसका सूत्र जो होता है वह KO2 होता है। इसके बाद बुझे हुए चूना का सूत्र क्या होता है? बुझे हुए चूना का सूत्र CaOH होल 2 होता है। CaOH होल 2 होता है। और बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र जो होता है वह CaO होता है। CaO को क्विक लाइम भी कहा जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि अपघटक किस पोषण स्तर के जीव हैं? अपघटन जो है अपघटक यह किस पोषण स्तर के जीव है? तो यह स्तर 4 के जीव है। पोषण स्तर 4 के जीव है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अपघटक के अंतर्गत जो है कवक और जीवाणु दोनों आते हैं। अपघटक के अंतर्गत कवक और जीवाणु दोनों आते हैं। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है तो वो बताना है। विस्थापन सही नहीं है उसका बताना है। तो जब कोई कण अपने शुरुआती बिंदु पर लौटता है तो इसका विस्थापन शून्य नहीं होता है, यही गलत है। शून्य होता है, यहाँ पे दिया गया है नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। विस्थापन क्या होता है? तो प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी जो होता है वह विस्थापन कहलाता है। मान लीजिए यहाँ से चले और घूम के यहाँ से यहीं पे आ गए तो विस्थापन जो होगा हमारा शून्य हो जाएगा। दूरी लेकिन इतना होगा लेकिन विस्थापन जो होगा वह शून्य ही होगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि जब कोई द्रव जब ठोस पृष्ठ को गीला नहीं करता है जब स्पर्श कोण का मान होता है। कोई द्रव कब ठोस पृष्ठ को गीला नहीं करता है? जब स्पर्श कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा होता है। 90 डिग्री से बड़ा होता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 90 डिग्री से बड़ा होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि चित्र में ग्रहों की गति दीर्घवृत्ताकार कक्षा में सूर्य के चारों ओर प्रदर्शित की गई है। यदि ग्रह की गति बिंदु P एवं Q पर क्रमशः V1 तथा V2 है तो V1 तथा V2 के परिणाम के बीच निम्न में से कौन सा संबंध प्रदर्शित होंगे? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। V1 लेस देन V2। V1 लेस देन V2। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह रासायनिक यौगिक कौन है जो दो तत्वों से बना है? वह रासायनिक यौगिक कौन है जो दो तत्वों से बना है? उसे क्या कहते हैं? तो द्विअंगी कहा जाता है यानी बाइनरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होते हैं? रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। इनमें से एक से अधिक सही है। रासायनिक परिवर्तन के साथ जो होते हैं नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होते हैं। निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन होता है। पदार्थ के रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। और रासायनिक परिवर्तन जो होता है वह अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है।
इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन परमाणु ऊर्जा उत्पादन की एक बड़ी कमी नहीं है? बड़ी कमी नहीं है यानी इनमें से कौन सा पहले बड़ी कमी है? तो परमाणु विकिरण के आकस्मिक रिसाव का जोखिम, ये भी बड़ा कमी है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना का उच्च लागत, ये भी क्या है? बड़ा कमी है। तो बड़ा कमी नहीं है कौन इनमें से, वो पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, विद्युत उत्पादन। क्या हो जाएगा? विद्युत उत्पादन। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा कोशिका भित्ति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो होता है वह जंतु में नहीं होता है बल्कि सिर्फ पादप में ही होता है, और कोशिका झिल्ली जो होता है यह पादप एवं जंतु दोनों कोशिका में होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बीजों का अंकुरन क्या कहलाता है जब वे फल के अंदर होते हैं? बीजों का अंकुरन क्या कहलाता है जब वह फलों के अंदर होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, विविपेरी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण का प्रथम चरण कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण का प्रथम चरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, पनहरित के इलेक्ट्रॉन का प्रकाश के फोटोन के द्वारा उत्तेजन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के स्वतंत्र होने के पूर्व लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था? एकमात्र व्यक्ति जो था 1940 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर, कब? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को लड़ा गया था बक्सर का युद्ध। और किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि उत्पादन के लिए आवश्यक औजार, मशीनें, भवनें आदि डैश कहलाते हैं? तो ये सब क्या कहलाते हैं? अस्थाई पूंजी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अस्थाई पूंजी। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दी गई घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? असहयोग आंदोलन जो हुआ था यह कब हुआ था? 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी को हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था यह 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। तो इसका आंसर आप मिला लीजिएगा, क्या सही हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस भूतपूर्व INA नेता पर ब्रिटिश भारत की सरकार के विरुद्ध युद्ध भड़काने का आरोप नहीं लगाया गया? तो किस पर नहीं लगाया गया? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, कैप्टन मोहन सिंह पर नहीं लगाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। मौलिक अधिकार को जो है भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है। मौलिक अधिकार की चर्चा जो है वह भाग 3 में है, भाग 3 में है, और अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार की चर्चा है। मौलिक अधिकार जो है यह USA यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वही मौलिक कर्तव्य जो है वह रूस के संविधान से लिया गया है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 42 से हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की जो है संरचना वह क्या है? तो वह ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है? आवेदन समर्पित करने के कितनों दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, 7 दिन बाद। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा।
इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के उन राष्ट्रपतियों के नाम बताए जो निर्विरोध निर्वाचित हुए। भारत के उन राष्ट्रपतियों का उपराष्ट्रपति का नाम बताना है जो निर्विरोध चुना गया था। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्ला और शंकर दयाल शर्मा जो है यह निर्विरोध उपराष्ट्रपति चुने गए। और एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी है जो निर्विरोध चुना गया था। यह उपराष्ट्रपति है। अगर राष्ट्रपति के बारे में पूछता तो इसका राइट आंसर नीलम संजीव रेड्डी हो जाता, जो भारत का एकमात्र राष्ट्रपति था जो निर्विरोध चुना गया था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि डैश को भारत के 4 बड़े मेट्रो शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है। तो यह कौन जोड़ता है? स्वर्णिम चतुर्भुज जोड़ता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 5846 किलोमीटर लंबे राजमार्ग को जोड़ा गया है। कितने किलोमीटर लंबे राजमार्ग को? तो 5846 किलोमीटर लंबे राजमार्ग को जोड़ा गया है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मेघालय के पठार का एक उपमंडल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धनसिरी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। धनसिरी भाग जो है मेघालय के पठार का उपमंडल नहीं है। धनसिरी नदी जो है भारत के असम और नागालैंड राज्य में बहने वाली नदी है। कौन सी नदी? धनसिरी नदी भारत के असम और नागालैंड राज्य में बहती है। और मेघालय के पठार का एक उपमंडल नहीं है, यानी है कौन? गारो भी है, इसके बाद खासी भी आता है, इसके बाद जयंतिया भी है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य दक्कन के पठार से घिरा नहीं है? दक्कन के पठार से घिरा हुआ राज्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। दक्कन के पठार का विस्तार जो है, दक्कन के पठार का विस्तार किस किस राज्य में है? तो यह महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में भी है, तमिलनाडु में भी है और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से में ही है। मध्य प्रदेश के पूरा हिस्सा नहीं बल्कि कुछ हिस्सा में ही है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, इसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? सहारा रेगिस्तान जो है यह कहाँ पे स्थित है? तो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। सहारा रेगिस्तान उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। इसके बाद और भी रेगिस्तान है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। कालाहारी रेगिस्तान, यानी रेगिस्तान को ही मरुस्थल कहा जाता है। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? बोत्सवाना में है। तकला मकान जो है यह चीन में है। आटाकामा मरुस्थल जो है यह उत्तरी चिली में है। पेंटोगोनिया मरुस्थल जो है यह अर्जेंटीना में है। काराकुम मरुस्थल जो है यह तुर्कमेनिस्तान में है। गोबी का मरुस्थल जो है यह मंगोलिया व चीन में है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा किसी वस्तु के अंतिम वस्तु के रूप में पहचाने जाने का सही कारण है? पहचाने जाने का सही कारण है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। निर्माता द्वारा इसे आगे और संसाधित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी फसल भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र आनुवंशिकता रूपांतरित फसल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीटी कपास। कौन सा है? तो बीटी कपास। बीटी कपास भारत में एकमात्र स्वीकृत जीएम फसल है। और बीटी कपास जो है यह एक ट्रांसजेनिक पौधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1956 में प्रख्यात भारतनाट्यम नृत्यांगना रुक्मिणी देवी अरुंडेल को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इसे पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। और 1956 ईस्वी में मिला था। 1967 ईस्वी में इसे कौन सा पुरस्कार मिला था? तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि ग्राम और लघु उद्योग समिति को डैश के रूप में जाना जाता है? ग्राम और लघु उद्योग समिति को करवे समिति के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, करवे समिति। करवे समिति का गठन कब किया गया था? तो 1955 ईस्वी में किया गया था। 1955 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी योजना कार्यक्रम सूक्ष्म वित्त जैसी पहल से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना किसके लिए चलाया गया था? तो उज्ज्वला योजना की शुरुआत जो है ग्रामीण और वंचित परिवारों को एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। किसका? तो एलपीजी का, उज्ज्वला योजना का। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट
परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? किस राज्य में किया गया? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 जीता है? तो यह पूर्णिमा देवी वर्मन ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। पूर्णिमा देवी वर्मन असम राज्य की वन्यजीव विज्ञानी है। असम राज्य की वन्यजीव विज्ञानी है यह। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी विश्व में अस्वास्थ्यकर हवा वाले शहरों की सूची में कौन सा जगह शीर्ष पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काठमांडू। काठमांडू जो कि नेपाल में पड़ता है, नेपाल की राजधानी है। अगर भारत में पूछे तो वही इसका राइट आंसर दिल्ली हो जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि 5 वर्षों में आयोजित होने वाला गगन शक्ति अभ्यास 2024 हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा किस स्थान पर आयोजित किया गया? यह किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो पोखरण में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा पोखरण। और गगन शक्ति 2024 जो है यह देश का सबसे बड़ा हवाई सेना अभ्यास है। देश का सबसे बड़ा हवाई सेना अभ्यास गगन शक्ति 2024 ही है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि अप्रैल 2024 में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? कहाँ आयोजित की गई? तो अस्ताना कजाकिस्तान में आयोजित की गई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और ये जो है शंघाई सहयोग संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय बीजिंग में पड़ता है, जो कहाँ स्थित है? चीन में स्थित है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्नलिखित में से किससे उद्धृत हुई? किससे उद्धृत हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो CO2 से संबंधित है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल जो लागू हुआ था यह 2005 ईस्वी में लागू हुआ था। इसके बाद आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। और यह जो हुआ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 1989 से में इसे पुनः लागू किया गया था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि सुपोषण किसके अधिक से होता है? सुपोषण जो होता है यह किसके अधिकता से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नाइट्रोजन की अधिकता से सुपोषण होता है। नाइट्रोजन की अधिक मात्रा से एल्गी में तीव्र वृद्धि होता है तथा मछली व समुद्री जीवों के लिए विष के रूप में कार्य करता है। क्या? एल्गी। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का कितना प्रतिशत ह्रास होता है? तो ऊर्जा का जो है 90% ह्रास होता है, लेकिन जा कितना पाता है? तो सिर्फ 10% ही जा पाता है। 10% का नियम जो है यह किसने दिया था? तो लिंडमैन ने दिया था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड किस सीमा तक रेडियो सक्रियता को अवशोषित करता है? तो यह 5.5 से 7 माइक्रोन्स तक अवशोषित करता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अति लेड विषाक्तता क्या कहलाता है? अति लेड विषाक्तता जो होता है यह प्लम्बियम कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। किसी जीव के किसी लक्षण में आकस्मिक एवं वंशागत परिवर्तन को ही उत्परिवर्तन कहा जाता है। किसी जीव के किसी लक्षण में आकस्मिक एवं वंशागत परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहा जाता है। और उत्परिवर्तन का जनक जो कहा जाता है वह ह्यूगो डी ब्रिज को कहा जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक समतल कांच के गुटके को विभिन्न रंगों के अक्षरों के ऊपर रखा जाता है। वह अक्षर जो न्यूनतम उठा हुआ प्रतीत होता है वह क्या होता है, यानी कौन सा रंग का होता है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, लाल रंग का। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि लोहे के पतले टुकड़े को तीव्र विद्युत धारा बहती हुई परिनालिका में रखने पर चुंबकीय दिशा में घूम जाते हैं। तो सभी डोमेन के सभी परमाणु घूम जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि धातु के प्रतिरोध होता है। धातु के तार का प्रतिरोध होता है। धातु के तार का प्रतिरोध क्या होता है? तो यह जो होता है यह लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी तत्व के तुल्यांकी भार और संयोजकता का गुणनफल बराबर होता है। किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, परमाणु भार के गुणनफल के बराबर होता है। किसी तत्व का तुल्यांकी भार और संयोजकता को जब हम गुना करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? परमाणु भार प्राप्त होता है उस तत्व का। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक
4 एक जैसी केतलियों के आधार समान मोटाई के विभिन्न धातुओं से बने हैं जिनमें समान मात्रा में जल डाला जाता है। यदि इन केतलियों को एक जैसे तरीके से अग्नि पर रखते हैं तो जल सबसे पहले किस धातु की बनी हुई केतली में उबलेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर की केतलियों में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉपर जो होता है यह ऊष्मा चालकता कॉपर की ऊष्मा चालकता जो होता है वह अधिक होता है। कॉपर और जिंक का जो मिश्र धातु होता है वह क्या कहलाता है? ब्रास कहलाता है। ब्रॉन्ज जो होता है ब्रॉन्ज वह कॉपर और एसएन का मिश्र धातु होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि वसाव तथा क्षार की अभिक्रिया से बनने वाले उत्पाद क्या होते हैं? वसाव तथा क्षार की अभिक्रिया से बनने वाले उत्पाद जो होते हैं वह साबुन तथा ग्लिसरॉल होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि शरीर का तापमान जो नियंत्रित करता है वह कौन सा ग्रंथि नियंत्रित करता है? यानी शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? तो वह हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा। हाइपोथैलेमस को जो है सुपर मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। हाइपोथैलेमस जो होता है यह शरीर का तापमान, भूख, प्यास, घृणा आदि का नियंत्रण करता है। हाइपोथैलेमस जो होता है वह अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। हाइपोथैलेमस जो होता है वह किस मस्तिष्क का भाग होता है? तो वह अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। अग्र मस्तिष्क के जो है समान तौर पर 3 भाग होते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि वह गुण कौन सा है जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता है? तो यह गुण कौन सा होता है? तो प्रबल गुण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रबल F1 पीढ़ी जो है यह किसने बताया था? तो यह मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग करके बताया था इसके बारे में। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।